नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 2 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में, जो गिनती भारत के महानतम गायकों व संगीतज्ञों में आती है। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की गणना भारत के महानतम गायकों व संगीतकारों में की जाती है और आज के ही दिन यानी 2 अप्रैल 1902 में इनका जन्म हुआ था। इनके गायन को सुनकर श्रोता अपनी सुध और बुद्ध खोकर कुछ समय के लिए स्वयं को खो देते हैं। भारत के कोने कोने से संगीत के पारखी लोग खां साहब को गायन के लिए न्योता भेजते थे। क्या राजघराने, क्या मामूली स्कूल के विद्यार्थी, खां साहब की मखमली आवाज सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। दिल को छू जाने वाली आवाज के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने नवेली शैली के जरिए ठुमरी को नई आब और ताब दी। जानकारों के मुताबिक उस्ताद ने अपने प्रयोगधर्मी संगीत की बदौलत ठुमरी को जानी पहचानी शैली की सीमाओं से बाहर निकाला। अपने सदे हुए कंठ के कारण बड़े गुलाम अली खां ने बहुत प्रसिद्धि पाई। 1919 में लाहौर के संगीत सम्मेलन में इन्होंने अपनी कला का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया। भारतीय संगीत के फलक पर 1930 के दशक में सितारे की तरह चमके। उनके बाद वह संगीत के आगे बढ़ने और उसे समृद्ध करने की मुहिम में रम गए। मुगले आजम फिल्म में गाने के लिए उन्हें एक गाने के 25,000 रुपए मांग लिए थे, क्योंकि वो उस फिल्म में गाना नहीं गाना चाहते थे। निर्देशक के ऑफिस में 25,000 रुपए देना उन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि उस समय में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को भी 500 रुपए से कम ही मिलते थे। बड़े गुलाम अली खां के मुंह से एक बार राधे कृष्ण बोल भजन सुनकर महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। बड़े गुलाम अली खां साहब हिंदुस्तान की सबसे कश्मीरी आवाजों में से एक थे। उनके हर कॉन्सर्ट में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। किस्से उन दिनों के हैं जब बड़े गुलाम अली खां साहब एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू खुद भी खां साहब की गायकी के बड़े कद्रदार थे। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि किसी आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कोलकाता में मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि खां साहब भी शहर में मौजूद हैं, तो उन्होंने तय किया कि वह कुछ वक्त निकालकर उनकी गायकी का लुत्फ उठा लिया जाए। उन्होंने उस होटल में फोन किया जहां खां साहब ठहरे हुए थे और उनसे बात की। खां साहब को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया है। तो अभी हमने आपको बताया उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में, इनके इतिहास के बारे में। अब आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में, जिनको शाहू के सेनापति धनाजी जादव ने कारकुन नियुक्त किया था, जिनका जन्म आज ही के दिन 2 अप्रैल 1662 में हुआ था। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। बालाजी विश्वनाथ, जिनका जन्म एक निर्धन परिवार में 2 अप्रैल 1662 ईस्वी को हुआ था। शाहू के सेनापति धनाजी जादव ने 1708 ईस्वी में उसे कारकुन नियुक्त किया था। धनाजी जादव की मृत्यु के उपरांत वह उसके पुत्र चंद्रसेन जादव के साथ संयुक्त रहा। चंद्रसेन जादव ने उसे 1712 ईस्वी में सेना कृत्य की उपाधि दी। इस प्रकार उसे एक असैनिक शासक
तथा सैनिक संगठनकर्ता दोनों रूपों में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिला। शीघ्र ही साहू ने उसके द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं को स्वीकार किया और 16 नवंबर 1317 ईस्वी को उसे पेशवा नियुक्त किया गया। कोंकण के चित्त पावन वंश का ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ अपनी बुद्धि और प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध था। बालाजी को करों के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए शाहू ने उसे अपनी सेना में लिया था। सन 1669 से 1702 ईस्वी के मध्य बालाजी विश्वनाथ पूना एवं दौलताबाद का सूबेदार रहा। 1707 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में उसने शाहू को समर्थन देते हुए ताराबाई के सेनापति धनाजी जादव को शाहू की ओर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। धनाजी जादव की मृत्युपरांत उसके पुत्र चंद्रसेन जादव को शाहू ने सेनापति बनाया, परंतु उसका ताराबाई के प्रति झुकाव देखकर उसे सेनापति पद से हटा दिया गया और साथ ही उसने नया सेनापति बालाजी विश्वनाथ को बना दिया। सेनापति का पद छिन जाने से चंद्रसेन काफी क्रोधित था तथा इसे अपना सबसे बड़ा अपमान समझता था। इसलिए कालांतर में चंद्रसेन एवं सीमा रक्षक कान्होजी आंगड़े के सहयोग से ताराबाई ने छत्रपति शाहू एवं उसके पेशवा बहिरोपंत पिंगले को कैद कर लिया, परंतु बालाजी की सफल कूटनीति रंग लाई। कान्होजी बगैर युद्ध के ही शाहू की तरफ आ गए तथा चंद्रसेन युद्ध में पराजित हुआ। इस तरह शाहू को अपने को पुनः स्थापित करने का एक बड़ा अवसर मिला। वहीं 1713 ईस्वी में बालाजी को शाहू ने अपना पेशवा बनाया। इस संधि को सर रिचर्ड टेम्पल ने मराठा संग्राम के मैग्रा कार्टा की संज्ञा दी। संधि के फलस्वरूप मराठों को मुगल राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अवसर मिला, जैसा कि बालाजी विश्वनाथ के 15,000 सैनिकों सहित दिल्ली में प्रवेश से स्पष्ट है। इन सैनिकों की सहायता से सैयद बंधुओं ने सम्राट फर्रुख सियर को सिंहासन से उतारकर रफीउद्दौला जाट को सम्राट बनाया, जिन्होंने संधि को स्वीकार कर लिया। शून्य से लेकर पेशवा के महत्वपूर्ण पद का सफर तय करने वाले बालाजी विश्वनाथ का 2 अप्रैल 1720 को देहांत हो गया, किंतु अपनी मृत्यु से पहले वे शाहू की स्थिति को महाराष्ट्र में दृढ़ कर चुके थे तथा मुगल बादशाह से शाहू के लिए छत्रपति पद की स्वीकृति भी प्राप्त कर चुके थे। बालाजी विश्वनाथ द्वारा की गई सेवाओं से मराठा साम्राज्य अपने गौरवपूर्ण अतीत को एक बार फिर से प्राप्त करने में काफी हद तक सफल हो चुका था। इसलिए उसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं का फल राजा शाहू ने उसे उसके जीते जी दे दिया था। शाहू ने पेशवा का पद अब बालाजी विश्वनाथ के परिवार के लिए वंशगत कर दिया। इसलिए बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा का पद प्रदान किया गया, जो एक वीर, साहसी और समझदार राजनीतिज्ञ था। तो अभी आपने जाना बालाजी विश्वनाथ के बारे में। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कुमार श्री रणजीत सिंह के बारे में, जिनका निधन आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल 1933 को हुआ और इनको भारतीय क्रिकेट का जादूगर भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। कुमार श्री रणजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है, जिनका निधन आज ही के दिन 2 अप्रैल 1933 में हुआ था। उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है। रणजीत सिंह प्रथम टेस्ट मैच खिलाड़ी थे। उन्होंने इंग्लैंड से अपने क्रिकेट खेल की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम पर उन्हें सम्मान देने के लिए भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया है। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 1935 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने किया था।
रणजीत सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक थे। वे एक भारतीय राजकुमार भी थे, जिन्हें प्रथम भारतीय खिलाड़ी होने का श्रेय भी प्राप्त है। कुमार रणजीत सिंह का जन्म 10 सितंबर 1872 को गुजरात के काठियावाड़ में सरोदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। अपने छात्र जीवन में वे क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल व टेनिस भी खेलते थे। रणजीत सिंह रणजी से ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। रणजी जीवन भर अविवाहित रहे। जब जब भी विवाह का प्रसंग आता तब तब वह मजाक में कहते कि क्रिकेट ही मेरी जीवन संगिनी है। वहीं 1868 में रणजीत सिंह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लेने ब्रिटेन चले गए। वहीं पर पढ़ते हुए फाइनल वर्ष में वह क्रिकेट ब्लू में शामिल हो गए। वहां उन्होंने अपना नाम बदलकर स्मिथ कर लिया और उसी नाम से पहचाने जाने लगे। बाद में उन्हें कर्नल के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें कर्नल हिज हाइनेस श्री सर रणजीत सिंह जी विभाजी कहकर संबोधित किया करते थे। वे नवानगर के महाराजा जेम्स साहब के नाम से भी जाने जाते थे। अपनी स्नातक शिक्षा पूरी होने पर रणजीत सिंह ने सक्सेस के लिए काउंटी क्रिकेट खेलना आरंभ किया। रणजीत सिंह ने इससे पूर्व सही व्यवस्थित खेल नहीं खेला था, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनल वर्ष की ग्रीष्म में क्रिकेट खेलते हुए ब्लू को जीत लिया। उन्होंने खेल की औपचारिक शुरुआत मई 1895 में लॉर्ड्स में की, जहां उन्होंने सक्सेस के लिए खेला और एमसीसी के विरुद्ध 77 व 150 रन बना डाले। वहीं 1896 में इंग्लैंड की ओर से उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला। इस प्रकार वह क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय बन गए। बता दें कि 1896 में यह टेस्ट मैच रणजीत सिंह ने 16 से 18 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में खेला। उन्होंने यह मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंग्लैंड की ओर से खेला, जहां अपने इस पहले टेस्ट मैच में 62 व 154 रन बनाए और आउट नहीं हुए। इस प्रकार वह WG ग्रेस के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलते हुए अपने डेब्यू मैच में शतक जमाया। रणजीत सिंह देश के अत्यंत कुशल व तेज बल्लेबाज थे। उन्होंने 1895 से 1905 के बीच टेस्ट मैच खेले। वहीं 1897 से 1898 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने पूरे दौरे में 1157 रन बना लिए, जिसका औसत 60.89% था। उनका उनके परम मित्र सीबी फ्राई का नाम भी हरदम जुड़ता रहता था। रणजीत सिंह ने लगातार 10 घरेलू मैचों में 1000 रन बनाए। वहीं 1899 से 1900 के बीच उन्होंने 3000 से भी अधिक रन बनाए। वे 1899 से 1903 तक सक्सेस टीम के कप्तान भी रहे। उस समय रणजीत सिंह का नाम सक्सेस की पहचान था। 1904 में रणजीत सिंह भारत लौट आए, क्योंकि उन पर अनेक घरेलू जिम्मेदारियां थी। यहाँ उन्होंने केवल 2 वर्ष पूरी तरह से क्रिकेट खेला, 1908 में तथा 1912 में, और दोनों ही बार 1000 से भी अधिक रन बनाए। बाद में किसी की गलत सलाह पर वह सक्सेस वापस चले गए। यह बात 1920 की है। वजन बढ़ चुका था और वह शूटिंग दुर्घटना में अपनी एक आंख गंवा चुके थे। अतः अंतिम बार खेलते वक्त वह 39 रन बना सके। रणजी की मृत्यु 2 अप्रैल 1933 को हुई। भारत में उनकी स्मृति में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता शुरू की गई। इसे क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता माना जाता है।
तो ये थे कुमार श्री रणजीत सिंह, जिनके बारे में अभी आपने जाना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ऑटिज्म और क्यों पूरे विश्व में मनाया जाता है ये दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाते हैं जो ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं और उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता दी जाती है। बता दें कि नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है। वर्ष 2013 में इस अवसर पर ऑटिज्म ग्रस्त एक व्यक्ति कृष्ण नारायणन द्वारा लिखित एक पुस्तक अलग ही आशा शीर्षक जारी किया गया। भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार प्रति 110 में से एक बच्चा ऑटिज्म ग्रस्त होता है और हर वर्ष 70 बालकों में से एक बालक इस बीमारी से प्रभावित होता है। इस बीमारी की चपेट में आने के बालिकाओं के मुकाबले बालकों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस बीमारी को पहचानने का कोई निश्चित तरीका ज्ञात नहीं है, लेकिन जल्दी निदान होने की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जा सकता है। दुनिया भर में यह बीमारी पाई जाती है और इसका असर बच्चों, परिवार, समुदाय और समाज पर पड़ता है। ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो विकास संबंधी एक गंभीर विकार है, जिसके लक्षण जन्म से या बाल्यावस्था में ही नजर आने लगते हैं और व्यक्ति की सामाजिक कुशलता एवं संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। जिन बच्चों में ये रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है। साथ ही इसकी वजह से उनके न्यूरो सिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित एवं दोहरा युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना, एवं जीवन पर्याप्त बना रहने वाला यह विकार होता है। ऑटिज्म ग्रस्त व्यक्ति संवेदनाओं के प्रति असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं, क्योंकि उनके एक या एक से अधिक संवेदन प्रभावित होते हैं। इन सब समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है, जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं से असामान्य तरीके से जुड़ना ऑटिज्म का विस्तृत दायरा है। तो आज के इतिहास में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।